नमस्कार सभी को, अगेन वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। 15 नवंबर की क्लास है आज की और सेकेंड एडिटोरियल देखेंगे द हिंदू का आज। लिमिटिंग सर्च एंड सीजर इसका टाइटल है। एक बहुत ही ख़राब चीज़ आपने देखी होगी, समझी या महसूस की होगी कि पुलिस वालों के पास अनचेक्ड पावर्स रहती हैं, बे इंतहा ताकतें रहती हैं। पुलिस वाला अगर चाहे तो आपको बीच सड़क पर रोक करके आपका फ़ोन चेक कर सकता है, फ़ोन को जब्त कर सकता है, लैपटॉप को आपके घर से ले जा सकता है अगर उसके पास कोई कंप्लेंट है आपके खिलाफ। लेकिन कंप्लेंट होने के बावजूद ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ोन को, लैपटॉप को, आईपैड को तभी खोला जाए जब कोर्ट के ऑर्डर्स हों पुलिस के पास इस काम को करने के लिए। तो आज के आर्टिकल में इसी इशू को डिटेल में बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस चीज़ को ख़त्म करने वाली है बहुत जल्दी, नया कानून बनवा करके। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। अपना क्विज़ देखो आज का। अपनी क्लास की खूबी यही है कि आपको ट्रांसलेशन के साथ में ग्रामर, वोकैब भी साथ में लेके चलना सिखाया जाता है। तो जो भी आप ड्यूरिंग द क्लास सीखें, एट द एंड ऑफ द क्लास इस क्विज पे अप्लाई करें। 12 में से 12 आपको नंबर मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहे हैं जी लिमिटिंग सर्च एंड सीजर। देखिए, लिमिट करना यानी किसी चीज़ को सीमित करना, हदों में बांधना। और सर्च का मतलब होता है तलाशी। सीजर के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ के जब्ता, जाब्ता, है ना। किसी का फ़ोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, किसी का व्हीकल ले लिया, सीज कर दिया। सीजर का दूसरा मीनिंग होता है जी, कभी कभी चक्कर आते हैं ना, मिर्गी का दौरा, दौरा बोलते हैं उसको, है ना। हार्ट सीजर आया तो दिल का दौरा, मिर्गी का दौरा आया एपिलेप्सी का तो एपिलेप्सी सीजर। तो यहाँ पे दौरे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जब्त करने की बात हो रही है। सीजर वर्ड का जब्त करने वाला मीनिंग यहाँ पे लगाया जा रहा है। कह रहा है अब पुलिस वाले आपका फ़ोन खंगालना या जब्त करना वाला काम जो है बहुत ही लिमिटेड तौर पे कर पाएंगे, बिना कोर्ट के ऑर्डर के नहीं हो पाएगा। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे हैं अनफेटेड पावर्स टू सीज डिवाइसेस थ्रेटन फ्रीडम ऑफ स्पीच। कह रहे हैं बे इंतहा जो ताकतें हैं, अनफेटेड। क्या होता है भाई अनफेटेड? देखिए, फेटेड का मतलब होता है, फेटर का मतलब होता है जंजीर, लगाम। इसको REIN रेन भी बोलते हैं और ब्रिडल भी बोलते हैं, ब्रिडल। ठीक है, घोड़े की, कुत्ते की, हर जानवर के गले में लगाम होती है ना एक। तो कह रहे हैं जी अनफेटेड जो पावर्स हैं, यानी अनब्रिडल्ड या बेलगाम जो ताकतें हैं, किसी का भी डिवाइस सीज कर लेने की, किसी का भी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लेने की, ये ताकतें थ्रेटन करती हैं, चुनौती देती हैं हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तो अगर आपने अपने लोकल MLA के बारे में कुछ बोला, अपने CM PM के बारे में कुछ बोला, तो कल आपके घर पे आकर के आपका फ़ोन आपसे पुलिस वाले ले जाएंगे, आपका लैपटॉप आपसे ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इन पावर्स को अब ख़त्म होना होगा। ऐसी पावर्स पुलिस वालों के पास नहीं होनी चाहिए। पावर्स आपका सब्जेक्ट है, थ्रेटन इसकी वर्ब है। थ्रेटन करना, किसी को चुनौती देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है थ्रेटन, वर्ब V1 है, V2 V3 नहीं है ये। ठीक है, जब भी कोई नई वर्ब आपको दिखे उसकी V1 V2 को चेक किया करो डिक्शनरी में। सेकंड फॉर्म होती है थ्रेटन, थर्ड फॉर्म होती है थ्रेटन्ड। सीज करना, जब्त करना किसी भी चीज़ को। अनफेटेड मैंने आपको बता दिया, बिना फेटर का, बिना लगाम का। लगाम को ब्रिडल भी बोलते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा अनब्रिडल्ड। अनरिस्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हैं बेलगाम को। चलिए आगे बढ़ेंगे। सारी वोकैब आपको आर्टिकल की दिखाते हैं, हैवी वोकैब आज की कह रहा हूँ, लेकिन आप देते नहीं हो। क्लास को जरूर से लाइक और एक शेयर दिया करो, इससे रीच मिलती है, क्लास दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएगी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जाके करें। @योर इंग्लिश ट्यूटर अगर आप टेलीग्राम में लिखेंगे सर्च में तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा इस नाम से। 22,000 से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर है। सारे नोट्स, नोटिफिकेशंस और बातचीत इसी ग्रुप में हम करते हैं। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जरूर से YT ऐप को डाउनलोड करें। सारा पेड कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पेड कोर्सेज आपको ऐप पे मिलता है। कहने भर को पेड है, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस रखते हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग कोर्स 499 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 60 से 70 घंटों में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं, है ना। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे। इसी के साथ में UPSC का माइग्रेशन कोर्स भी है, जिसमें किसी भी मीडियम से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकेंगे UPSC के लिए, है ना। फिर गुजराती हो, पंजाबी हो, सारे टॉपिक्स इस पे कवर्ड होंगे UPSC के। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT, ग्रामर, है ना, हर चीज़। बैंकिंग कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें बैंक के सारे क्वेश्चंस को आपको बैंकिंग एग्जाम्स के सॉल्व करना सिखाया जाता है। इसी तरीके से SSC कॉम्बो भी मिलेगा। 1 साल का कोर्स है, सारे SSC के हर वैरायटी के क्वेश्चन को आप यहाँ सॉल्व करना सीखेंगे।
ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। वो कैब शीट है अपनी आज की, 5 वर्ड्स हैं। रैम्पेंट से शुरू करेंगे। क्लासिक वर्ड है ये एसएससी बैंक का, पेपर के अंदर रैम्पेंट वर्ड पता नहीं काउंटलेस टाइम आ चुका है ये वर्ड। रैम्पेंट का मतलब होता है जी ऐसी चीज़ जो अनकंट्रोलेबल या अनरिस्ट्रेंड हो। किसी ने कुत्ता छोड़ दिया और वो कुत्ता सबको काटता घूम रहा है, तो वो रैम्पेंट डॉगी है। आप करप्शन देख रहे हो सरकारी ऑफिसों में जहाँ भी जाते हो वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं, तो आप बोलेंगे रैम्पेंट करप्शन है। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल और अनरिस्ट्रेंड बेलगाम चीज़ को रैम्पेंट बोलते हैं। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो आरोप थे खुले करप्शन के, रैम्पेंट करप्शन के, उन्होंने मेड किया, मजबूर किया मिनिस्टर को रिजाइन करने को, त्याग पत्र देने को। मेक वर्ब को पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया गया है और इसका मतलब हो जाता है मजबूर करना, मेक समवन डू समथिंग। रैम्पेंट के सभी सिनोनिम्स हैं खुले या बेलगाम के, अनचेक्ड, अनरिस्ट्रेंड, अनब्रिडल्ड, अनफेटर्ड। आज आप अनब्रिडल्ड और अनफेटर्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इनफैक्ट देख भी चुके हो ना, अनफेटर्ड अभी ऊपर आया था। नेक्स्ट वर्ड है अपना आज का इम्पिंज ऑन या अपॉन, फ्रेजल वर्ब है ये। इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव छोड़ना या किसी चीज़ को वॉयलेट करना, उल्लंघन करना। बहुत आसान सी फ्रेजल वर्ब है ये। द न्यू लॉ में इम्पिंज अपॉन या ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नया ये कानून जो है बुरा प्रभाव छोड़ सकता है या उल्लंघन कर सकता है, वॉयलेट कर सकता है पत्रकारिता की आज़ादी को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को। ठीक है, तो बुरा प्रभाव छोड़ना जो है इसका कॉमन सा सिनोनिम है, इम्पिंज अपॉन का मीनिंग है। ये फ्रेजल वर्ब आज आर्टिकल में आप देखेंगे, इसको ट्रैम्पल अपॉन करना भी बोलते हैं। दोनों में फ़र्क ये है, ट्रैम्पल ऑन या अपॉन का मतलब होता है कुचल देना। भाई अगर मैंने पत्रकारिता की आज़ादी को कुचल दिया तो ट्रैम्पल अपॉन किया, अगर मैंने इस आज़ादी को वॉयलेट किया या सिर्फ इस पर बैड इफेक्ट छोड़ा तो मैंने इम्पिंज ऑन या अपॉन किया। तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब एक दूसरे की सिस्टर हैं, इंटेंसिटी का फ़र्क है। बढ़े आगे। नेक्स्ट वर्ड है जी अपना, क्या है, सस्टेनेंस। इंग्लिश में एक वर्ड होता है सस्टेन। सस्टेन मतलब जीवित रहना, जिंदा रहना। कुछ भी मतलब जितना ज़रूरी है खा लिया, हवा मिल गई सांस लेने के लिए, पानी मिल गया पीने के लिए, बस आप सस्टेन कर रहे हैं। और सस्टेनेंस हर वो चीज़ है जो आपको सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज दे। सस्टेनेंस मतलब आपका रोजगार, जिससे आपको खाना मिलता है, समाज में रहने की जगह मिलती है। ठीक है, लाइवलीहुड, सस्टेनेंस, रोजगार, प्रोफेशन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फिशिंग इज द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। फिशिंग जो है, मछली पकड़ना जो है, सबसे मुख्य रोजगार है, लाइवलीहुड है, या जीवित जिंदा रहने का तरीका है, सस्टेनेंस है उन लोगों का जो सी शोर्स के किनारे रहते हैं, समुद्री किनारों पे रहते हैं। सस्टेनेंस को ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं, रोजगार को। आज ये वर्ड जो है ना, रोजगार, लाइवलीहुड, आर्टिकल में देखेंगे। एक वर्ड अपने पास जॉन्ट, JAUNT। जॉन्ट का मतलब होता है एक ऐसी जर्नी जो आप प्लेजर के लिए करते हो, मौज मस्ती के लिए। 4 दोस्त मिल गए, दिल्ली से बुलेट्स लेके बाइक लेकर के लद्दाख चले गए, तो ये आपका एक हिली जॉन्ट था। हिली रीजन के अंदर आप जो एक प्लेजर के लिए आप जो एक जर्नी कर रहे हैं। और जर्नी के लिए, जॉन्ट के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स और भी हैं, एक्सकर्जन और एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन में ऐसी जर्नी करते हैं जो मिशन मोड में होती है ना। जैसे अभी इजराइल निकला है एक एक्सपेडिशन पे गाजा पट्टी को साफ करने के। समझ पा रहे हैं दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस। जॉन्ट में होती है जर्नी प्लेजर के लिए, एक्सपेडिशन में होती है जर्नी किसी मिशन या मकसद के लिए, अभियान के लिए। तो एक्सपेडिशन नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ जॉन्ट टू नियर बाई माउंटेन्स दिस वीकेंड। हमने डिसाइड किया है एक ट्रिप बनाने का, एक जॉन्ट बनाने का या ट्रिप करने का इन पास की पहाड़ियों पे इस वीकेंड पे, इस सैटरडे संडे में, है ना। चलिए, एक्सपेडिशन वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है अपना डिप्राइव। डिप्राइव एक वर्ब फ्रेज है और इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको किसी चीज़ से किसी को वंचित करना। मान लीजिए आपके पास स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो यू हैव बिन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। किसी के पास रोजगार नहीं है तो दैट पर्सन हैज़ बिन डिप्राइव्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। OF लगेगा डिप्राइव के साथ में, हमेशा याद रखें, जिस भी चीज़ से आपको वंचित किया जा रहा है। पॉवर्टी डिप्राइव्स मैनी चिल्ड्रन ऑफ इवन द बेसिक एजुकेशन। गरीबी जो है वो वंचित करेगी, डिप्राइव करेगी बहुत बच्चों को, यहाँ तक कि बेसिक और एलिमेंट्री एजुकेशन से, मूलभूत शिक्षा से।
ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखनी है, आज के क्विज में आपसे पूछी गई है। बिरीव ऑफ डिप्राइव ऑफ का एक सिनोनिम है। दोनों एक ही तरह की बात करते हैं, लेकिन बिरीव में किसी ऐसे इंसान से आप वंचित होते हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। जैसे माँ से बेटे को अलग कर दिया, द मदर हैज़ बिन बिरीव्ड ऑफ द चाइल्ड। थोड़ा सा फर्क है इनमें, ठीक है। बिरीव होता है किसी प्यारे आदमी के लिए, जो इंसान आपको बहुत प्यारा हो, उससे आप अलग हो जाएं। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, इनक्रिमिनेट। वर्ड बना है क्रिमिनल से। इनक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी को क्रिमिनल बनाना, किसी को अपराधी घोषित करना या अपराधी साबित करना। मैं आपके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस लेकर के पुलिस के पास चला जाऊं जिसको देखते ही पता लग जाए कि चोरी किया आपने, मर्डर किया आपने, तो वो एविडेंस जो है वो आपको इनक्रिमिनेट कर देगी, आपको अपराधी बना देगी। समझ गए भैया? आपकी सीसीटीवी फुटेज है चोरी करते हुए, वो फुटेज दिखा दी मैंने पुलिस को, तो क्या कर रहा हूँ मैं आपको उस फुटेज के जरिए इनक्रिमिनेट कर रहा हूँ। तो इनक्रिमिनेट, क्रिमिनेट, इम्प्लीकेट सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। इंडाइट भी बोलते हैं इसको। लीक्ड पनामा पेपर्स इनक्रिमिनेट अ नंबर ऑफ वेल नॉन पॉलिटिशियंस। जो ये पनामा पेपर्स हैं जो लीक हो गए हैं, आपने सुना होगा इन दस्तावेजों के बारे में, पनामा पेपर्स के बारे में। ये इनक्रिमिनेट करते हैं, क्रिमिनल बनाते हैं कई जाने पहचाने नेताओं को, कई पॉलिटिशियंस को। चलिए 6 वर्ड्स इन डिटेल आपने कर लिए हैं। अब आएंगे आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी वही है जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस के पास पावर्स हैं कि किसी का भी फ़ोन ले सके, देख सके, खंगाल सके। अगर आप पासवर्ड नहीं बताओगे तो वो पासवर्ड खुद से निकाल लेंगे, आपका फ़ोन ले जाएंगे, अपने आप उसके ऊपर ऑपरेशन करके उसका सारा डेटा निकाल लेंगे। तो ये पावर्स पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन है क्यों? क्योंकि देश में कोई कानून ही नहीं है लैपटॉप फ़ोन को जब्त करने का या जब्त करने से रोकने का। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जब सरकार के द्वारा पुलिस के जरिए कई मीडिया पर्सन्स के लैपटॉप जब्त किए गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगा के बोला कि ये पावर्स अच्छी नहीं है। अब अगर आगे आपको कभी ऐसा काम करना हो, किसी मीडिया पर्सन का फ़ोन लैपटॉप लेना हो, तो आप एक कोर्ट से ऑर्डर लेंगे और इसके ऊपर एक पूरा कानून बनाएंगे। कोई भी पुलिस वाला कहीं भी मुंह उठा करके जाएगा, किसी का फ़ोन लैपटॉप नहीं ले सकेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है। केस तो अभी बनेगा, अभी शुरू हुआ है, इसके ऊपर आर्टिकल को लिखा गया है। आज की टोन है कंसर्न दिखा रहा है इन बेलगाम ताकतों के लिए जो पुलिस के पास है। साथ ही आज की टोन सजेस्ट किया जा रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करें। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू फ्रेम गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स विद रिगार्ड टू द सीजर ऑफ देयर डिजिटल डिवाइसेस इज अ टाइमली फर्स्ट स्टेप। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होता है? दिशा निर्देश, गाइडलाइन, ऑर्डर, कमांड। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को, कि वो फ्रेम करे, वो बनाए, वो गढ़े ऐसी गाइडलाइंस को, ऐसे कानूनों को, कि वो प्रोटेक्ट करें, महफूज करें भलाई को या इंटरेस्ट को मीडिया प्रोफेशनल्स के, जर्नलिस्ट के और पत्रकारों के। और किस चीज़ को लेकर के? इनके इंटरेस्ट जो होंगे वो होंगे जुड़े हुए विद रिगार्ड टू या विद रिस्पेक्ट टू सीजर से या जब्ती से उन लोगों के डिजिटल डिवाइसेस का। कह रहा है ये जो डायरेक्शन है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप कुछ कानून बनाओ, मीडिया पर्सन्स के फ़ोन वोन प्रोटेक्टेड रहें, कोई भी उनको लेना जाए। कह रहा है ये डायरेक्शन ही अपने आप में एक वक्त पे आया हुआ पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। समझ गए? कानून बना नहीं है, कानून बनेगा, लेकिन पहला कदम सुप्रीम कोर्ट ने समस्या को पहचान करके उठा लिया है। डायरेक्शन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है। ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में वर्ब। टाइमली मतलब वक्त पे आया हुआ। सीजर मतलब किसी चीज़ को कब्जे में लेना, अरेस्ट करना, कन्फिस्केट करना, है ना, जब्त करना, सीजर। विद रिगार्ड टू, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है इस चीज़ के संबंध में या इस चीज़ के रिलेशन में। फिर क्या हुआ आगे? कह रहे जी ऐसा इसलिए हुआ, रीसेंट एक्शंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट whose laptops and smartphones were seized and searched have sent a chilling message। कह रहा है रीसेंट जो एक्शंस हुई हैं, हरकतें हुई हैं पत्रकारों के खिलाफ, जिनके लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स जो हैं कब्जे में लिए गए सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा और खंगाले गए, सर्च किए गए पैसिव वॉइस में। कह रहा है ये हरकतों ने ना सेंड किया है, भेजा है डराने वाले पैगाम को, मैसेज को, चिलिंग मैसेज को। चिलिंग मतलब जो आपको चिल्ड कर दे, एकदम आप डर से बुत बन जाते हैं ना, टेरिफाई कर दे। तो ऐसा एक टेरिफाइंग मैसेज जो है पुलिस ने अपनी हरकतों से सारी पत्रकारिता कम्युनिटी को भेजा है। और ये किस किस को भेजा है जी? नॉट जस्ट टू द वाइडर मीडिया फिटर्निटी बट ऑल्सो टू विसल ब्लोअर्स एंड अदर्स।
ये चिलिंग मैसेज पुलिस ने भेजा है, नॉट जस्ट, ना केवल बड़े स्केल पे, वाइड स्केल पे मीडिया फ्रेटर्निटी को, मीडिया के समुदाय को, पत्रकारों को, बल्कि साथ ही साथ विसल ब्लोअर्स को, ऐसे लोग जो कि किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? जो समाज में कुछ गलत हो रहा होता है उसका सबको बताते हैं। बल्कि साथ ही साथ विसल ब्लोअर्स को भी चिलिंग मैसेज भेजा है, और उन लोगों को भी भेजा है, अदर्स को। कौन लोग हैं भाई? वो हु स्पीक टू जर्नलिस्ट ऑन द कंडीशन देयर आइडेंटिटी विल नॉट बी रिवील्ड। जो बात करते हैं पत्रकारों से इस शर्त पे, इस कंडीशन पे कि उनकी पहचान को पैसिव वॉइस लगा करके रिवील नहीं किया जाएगा, सबको नहीं बताया जाएगा। सेंटेंस बड़ा आसान है, मीनिंग आपने निकाल लिया। पुलिस ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ मीडिया पर्सन्स के फ़ोन वगैरह लेकर के, लैपटॉप देख करके, कि इससे पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी समुदाय जो है डर गया है। और ना केवल मीडिया वाले, बल्कि वो विसल ब्लोअर्स, समाज के वो कार्यकर्ता जो गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और लेकिन अपना नाम नहीं बताते हैं, है ना। सबूत दे देंगे पत्रकारों को जाकर के कि देखो इस कागज़ में ये है, लेकिन अपना नाम नहीं बताएंगे। ये लोगों को भी बड़ा ख़राब मैसेज गया है, जो सिर्फ इस शर्त पे बात करते हैं कि उनकी पहचान जो है लोगों को ना बताई जाए। अब फ़ोन पुलिस के पास जाएगा, उस फ़ोन में सब कुछ पता लग जाएगा किसने क्या इस पत्रकार को बताया था। रीसेंट एक्शंस जो हैं, इनकी वर्ब है हैव सेंट। दीज एक्शंस हैव सेंट अ चिलिंग मैसेज। लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स की वर्ब है वर सीज्ड एंड वर सर्च्ड। दोनों वर्ब्स एंड से जुड़ी हुई हैं, पैसिव वॉइस में है, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। स्मार्टफोन और लैपटॉप को सीज और सर्च किया गया था, कब्जे में लेकर के खंगाला गया था। नॉट जस्ट या नॉट ओनली बट ऑल्सो, आप जानते हैं एक ही तरह के वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी करवाएंगे। विसल ब्लोअर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए, इन्फॉर्मेंट बोल सकते हैं इसको। विसल मतलब सीटी, ब्लोअर मतलब बजाने वाला। कुछ गलत काम समाज में हो रहा है, किसी आदमी को पता लग गया, उसके पास एविडेंस भी है, तो वो क्या करेगा? वो चुपचाप जाकर के वो सारी टेप रिकॉर्डिंग, सारी सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज़ को, स्टार न्यूज़ को या एनडीटीवी को दे आएगा। तो ये कहलाते हैं विसल ब्लोअर्स। अपना नाम नहीं बताते हैं, ये अपनी पहचान छुपाते हुए गलत चीज़ों को आगे लाते हैं ना, सीटी बजा बजा के बताते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड या भाईचारा। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको करवा दें, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलो थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, एक बार आगे बढ़ते हैं, फ्लो बनेगा, फिर वापस इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। कह रहा है इफ़ अ जर्नलिस्ट communication devices can be seized and their data examined on the flimsy grounds of allegations. It compromises sources and impedes news professionals' ability to do their job. कह रहा है अगर एक जर्नलिस्ट का कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है, अगर वो सीज किया जा सकता है और उनका जो डेटा है एग्जामिन किया जा सकता है इस फ्लिम्जी ग्राउंड पे, इस बहुत ही कमज़ोर आधार पे जो है एलिगेशंस का, कि उसके ऊपर आरोप लगा है, उस जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर लगी है। कह रहा है सिर्फ महज इतनी सी बात पे किसी भी जर्नलिस्ट का मोबाइल फ़ोन पुलिस ले जा सकती है। तो कह रहा है ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है उन सोर्सेज को और इम्पीड करता है, रोकता है, रास्ते में रोड़ा बनता है न्यूज़ प्रोफेशनल की एबिलिटी का, उस क्षमता का जो है उसको अपना काम करने की। जहाँ से वो न्यूज़ लेकर के आ रहा है वो सारे सोर्स जो है पुलिस को पता लग जाएंगे। ठीक है, उस आदमी की जान खतरे में आ जाएगी। हो सकता है वो आदमी सरकार के खिलाफ ही कुछ न्यूज़ दे रहा हो। और दूसरा, जब इसका लैपटॉप ले जाओगे इस आदमी का, इसका सोर्स आप पता लगा लोगे, तो ये जर्नलिस्ट काम कैसे करेगा? वो तो काम से नौकरी चली जाएगी उसकी। तो इस तरीके से दोनों नुकसान इस आदमी को, जर्नलिस्ट को होते हैं। चलिए डिवाइसेस की वर्ब है कैन बी सीज्ड, पैसिव वॉइस में, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। डेटा की वर्ब है एग्जामिन्ड, ऑफकोर्स कैन बी एग्जामिन्ड है, कैन बी को दूसरी बार यहाँ पे नहीं लिखा। फ्लिम्जी मतलब होता है कमज़ोर, बहुत ही पतला सा आधार, है ना, कमज़ोर। इट की वर्ब है कॉम्प्रोमाइजेस, दूसरी वर्ब है इम्पीड्स। कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी चीज़ पे समझौता करना। इम्पीड करना, किसी चीज़ के रास्ते का रोड़ा बनना, उसको रोकना, स्टॉप करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, है ना। कह रहा है जी इन दिस वे इट इम्पिंजेस ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ऑल्सो स्ट्राइक्स एट द राइट टू लाइवलीहुड ऑफ जर्नलिस्ट। कह रहा है जी इस तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस की ये हरकत इम्पिंज ऑन करती है, बुरा प्रभाव छोड़ती है, वायलेट करती है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, पत्रकारिता की आज़ादी का, और साथ ही साथ ये स्ट्राइक करती है, चोट मारती है उस अधिकार पे, उस राइट पे जो है लाइवलीहुड का, रोजगार का, इन जर्नलिस्ट का। हम सभी के पास रोजगार का अधिकार है। कोई हमें आकर के ये नहीं कह सकता आप पैसे क्यों कमा रहे हो, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप ये क्यों खिला रहे हो, पिला रहे हो। सबके पास रोजगार करने का अधिकार है। तो जब इसका फ़ोन लैपटॉप आप ले जाते हो तो इसका तो रोजगार चला जाता है। तो दोनों ही अधिकार आप इसके ख़त्म कर देते हो। करेक्ट, क्योंकि एज
डिजिटल डिवाइसेस हैव बिकम द क्रिटिकल टूल्स ऑफ प्रोफेशन। क्योंकि ये लैपटॉप स्मार्टफोन ही हैं, अब ये बन चुके हैं बहुत ही क्रिटिकल टूल, बहुत ही गंभीर जरिया किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी रोजगार का। प्रोफेशनल लाइवलीहुड एक ही मतलब होता है, आपका पेशा या आपका रोजगार। ठीक है, सेंटेंस बड़ा आसान है। इट की वर्ब है इम्पिंजेज ऑन, इम्पिंज ऑन या अपॉन किसी चीज़ पे बुरा प्रभाव छोड़ना। इसको ट्रैम्पल ऑन करना भी बोलते हैं, लेकिन ट्रैम्पल और लिख देता हूँ यहाँ, ट्रैम्पल, जस्ट ट्रैम्पल ऑन या अपॉन भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोंदना। ठीक है, ये थोड़ा इंटेंसिटी इसमें बढ़ जाती है। लाइवलीहुड होता है जी रोजगार, डिजिटल डिवाइसेस की वर्ब है हैव बिकम। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। ऊपर फटाफट से जो कॉन्सेप्ट छोड़ के आए हैं इसको देख लेते हैं। देखो जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आज डिटेल में करेंगे, लगेंगे इस पे 5 या 7 मिनट, कोई बात नहीं, लगने दो। और कुछ बच्चों की मुझसे रिक्वेस्ट थी कि ये सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे करके किसी वीडियो में अलग से आपको दे दिए जाएं, तो इस बात पे भी टीम काम कर रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अब इकट्ठे करके सैटरडे में, संडे में, किसी भी दिन 4-4, 5-5 इकट्ठे करके आपको अलग से दे देंगे, ताकि रेडीमेड कॉन्सेप्ट जो है आप सीख सकें फटाफट, बिना किसी पूरा जो है आर्टिकल पढ़े। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है ना, ये हमेशा सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करेगा। नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, क्लोज को क्लोज से। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ना केवल वो सुंदर है बल्कि वो इंटेलिजेंट भी है। अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ये ऐसे ब्रेक होगा, शी इज़ ब्यूटीफुल और शी इज़ इंटेलिजेंट। एक्चुअल में प्रिया का मैंने शी बना दिया था, तो यहाँ पे शी लिख दो सब जगह, ठीक है, शी, राइट, शी। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा कि प्रिया सुंदर भी है या शी सुंदर भी है और शी इंटेलिजेंट भी है। अब मुझे बताओ कॉमन क्या है, दोनों ही क्लॉजेज में कॉमन क्या है? कॉमन है शी इज़, और अलग अलग क्या है? अलग अलग है ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट नाम के एडजेक्टिव। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो को आप ब्यूटीफुल और एडजेक्टिव और इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है इन्हीं को जोड़ने के लिए यूज़ करें। जो कॉमन है वो बाहर रहेगा और जो दो अलग अलग हैं वो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे। मैथमेटिकली सिखा रहा हूँ आपको। तो सेंटेंस कैसा बन रहा है, जो कॉमन है वो आपने बाहर ले लिया शी इज़ को, और नॉट ओनली के बाद आपने लिख दिया ब्यूटीफुल, बट ऑल्सो के बाद में लिख दिया इंटेलिजेंट। अगर ये समझ में ना आया हो तो इसको रिपीट कर लेना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आगे तो इसी को मैं एडवांस फॉर्म में समझा रहा हूँ, ये पहली लाइन में सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इस पर गलती कैसे होती है। शी नॉट ओनली इज़ ए गुड सिंगर बट ऑल्सो ए डांसर। ना केवल वो एक अच्छी सिंगर है बल्कि एक डांसर भी है। सेंटेंस को ब्रेक करो दिमाग में, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ ए डांसर। कॉमन क्या है, शी इज़। जुड़ेगा क्या, सिंगर और डांसर जुड़ेगा, दो नाउन जुड़ेंगे। तो शी इज़ जो है ना, शी इज़, ये बाहर लेना पड़ेगा सर। जो कॉमन है वो बाहर ले लो, और जो कॉमन नहीं है उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दो। समझ गए? बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब आप बोलोगे सर अ भी कॉमन है तो इसको भी बाहर ले लें, नहीं। आर्टिकल हमेशा अपने नाउन और एडजेक्टिव से चिपका रहता है। आर्टिकल को नाउन एडजेक्टिव से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अ गुड सिंगर लिखना पड़ेगा, अ डांसर लिखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इस अ को भी बाहर ले आए। आर्टिकल की अपने अकेले की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। चलो एक सेंटेंस और बनाओ। शी नॉट ओनली कैन प्ले द गिटार बट ऑल्सो द वायलिन। ना केवल वो गिटार बजा सकती है बल्कि वायलिन भी बजा सकती है। दिमाग में ब्रेक करो, शी कैन प्ले द गिटार एंड शी कैन प्ले द वायलिन। ऐसे ही बनेगा ना, गिटार बजा सकती है, वायलिन बजा सकती है। तो फ़र्क क्या हुआ यहाँ पे दोनों में? फ़र्क हुआ गिटार और वायलिन का। कॉमन क्या है? कॉमन है शी कैन प्ले। तो भाई साहब शी कैन प्ले को बाहर रखना पड़ेगा, शी कैन प्ले को बाहर रखना पड़ेगा, इसको अंदर नहीं ले जाना। फिर सेंटेंस बनेगा शी कैन प्ले नॉट ओनली द गिटार बट ऑल्सो द वायलिन। द को अलग नहीं करना, आर्टिकल की अपनी खुद की कोई आत्मा नहीं होती। इसकी आत्मा नाउन एडजेक्टिव जो इसके बाद रखा होता है उससे जुड़ी होती है। तो ऐसा ना हो द वायलिन और द गिटार का द भी आप बाहर निकाल लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए लास्ट सेंटेंस देखो, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? बहुत ईजी है। लास्ट सेंटेंस ये कहता है शी नॉट ओनली कैन प्ले द गिटार बट ऑल्सो राइट पोएम्स। वो ना केवल गिटार बजा सकती है बल्कि बल्कि वो पोएम्स भी लिख सकती है। सेंटेंस कैसे बना है? शी कैन प्ले द गिटार एंड शी कैन राइट द पोएम्स। ऐसा ही बना है ना भाई, ऐसा ही बना है ना, शी कैन प्ले द गिटार एंड शी कैन राइट द पोएम्स, राइट पोएम्स। तो जो चीज़ कॉमन है वो बाहर ले लो और जो अलग है वो अंदर डाल दो। अलग क्या है? वर्ब्स अलग हैं, प्ले द गिटार एंड राइट पोएम्स। तो शी कैन को भाई साहब बाहर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब कॉमन है तो बाहर ले लो, और अंदर जो बचा वो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ जाएगा। तो शी कैन नॉट ओनली प्ले द गिटार बट ऑल्सो राइट पोएम्स।
समझ गए। अब ये जो नॉट ओनली है इसको नॉट जस्ट भी लिख देते हैं। नॉट ओनली और नॉट जस्ट में कोई फर्क नहीं है। और बट ऑल्सो की जगह कभी कभी बट भी लगा देते हैं, ऑल्सो को छोड़ देते हैं। मान लीजिए नॉट ओनली लिखा हुआ है, यहाँ लिख सकते थे नॉट जस्ट, और बट ऑल्सो की जगह पे लिखा हुआ है जो बट मतलब ऑल्सो लिखा हुआ है, इसको यहाँ से निकाल भी सकते थे, बट इंटेलिजेंट। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि सर जस्ट लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि नॉट ओनली नहीं लिखा हुआ तो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया ना। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, बट ऑल्सो का बट मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। 5 मिनट लगेंगे लेकिन पूरा ढंग से सीखो। द टीम नॉट ओनली लॉस्ट द मैच बट ऑल्सो द स्कीपर गॉट इंजर्ड। टीम ने ना केवल मैच को लूज किया बल्कि जो स्कीपर था, जो कैप्टन था, स्कीपर का मतलब क्या होता है कैप्टन, यहां कैप्टन ही लिख देता हूं, ठीक है। टीम का जो कैप्टन था वो चोटिल भी हो गया। अब मुझे बताओ क्या हुआ है। दो काम हुए सर, टीम लॉस्ट द मैच एंड द कैप्टन गॉट इंजर्ड। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां टीम सब्जेक्ट है, वर्ब है लॉस्ट, यहां कैप्टन सब्जेक्ट है, वर्ब है गॉट। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो को बीच में नहीं लगाना, जो अनकॉमन है उसके पहले और बाद में रखना है। मतलब नॉट ओनली इस सेंटेंस में शुरू में आएगा। आया मजा इस कॉन्सेप्ट का? आया मजा कि नहीं आया? नॉट ओनली शुरू में कब आता है भाई साहब? जब सेंटेंस में कुछ कॉमन ही नहीं होता तो फिर कहाँ लगाएं नॉट ओनली को? जो अनकॉमन है उसके पहले रखना है, तो पूरा सेंटेंस ही अनकॉमन है। तो मैं नॉट ओनली को रख रहा हूं शुरू में। नॉट ओनली द टीम लॉस्ट द मैच बट ऑल्सो द कैप्टन गॉट इंजर्ड। लेकिन यहां पे कैच है। कैच पता है क्या है? ये करने के बाद में एक रूल और ट्रिगर हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट और ट्रिगर हो जाता है, जो होता है नेगेटिव एडवर्ब्स का। अंग्रेजी में कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जैसे कि ये नेवर, नॉट ओनली, नो वेयर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इन सब में नो या नॉट वाली फीलिंग आ रही है। और जब जब इन एडवर्ब्स को सेंटेंस की बिगिनिंग में रखा जाता है ये सेंटेंस में कर देती है इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो जैसे ही आप नॉट ओनली को यहां लाए हो मजबूरी में, इस इन्वर्जन के फॉर्मूला को आपको लगाना पड़ेगा। नॉट ओनली इज अ नेगेटिव एडवर्ब। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो लॉस्ट है इसमें से हेल्पिंग वर्ब को निकालूंगा और यहां पे रखूंगा ऐसे, और लॉस्ट का बनाना पड़ेगा लूज, क्योंकि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की वो अपने बाद में क्या लेती है? बेस फॉर्म को लेती है। समझ गए? तो नॉट ओनली डिड द टीम लूज द मैच बट ऑल्सो द कैप्टन गॉट इंजर्ड, ऐसे आपका सेंटेंस सही बनेगा। ये नेगेटिव एडवर्ब जब शुरू में नॉट ओनली आएगा तो इसको आपको ट्रिगर करना है। चलो अब 3-4 सेंटेंसेज हैं नेगेटिव एडवर्ब वाले, ये सारी एडवर्ब्स आपके सामने लिख दी हैं। नेवर द कंपनी हैज डिसअपॉइंटेड इट्स शेयर होल्डर्स। कभी भी कंपनी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है अपने शेयर होल्डर्स को। नेवर को अगर बीच में रखा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने रख दिया शुरू में। शुरू में रखा तो यहाँ इन्वर्जन होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हैज़। इसको आप उठाएंगे, उठा के कहाँ रखेंगे? नेवर के बाद में रखेंगे। नेवर हैज़ द कंपनी डिसअपॉइंटेड इट्स शेयर होल्डर्स। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज द अक्यूज्ड वॉज अलाउड टू लीव द कंट्री। किसी भी सूरत में नहीं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज मतलब किसी भी सर्कमस्टेंस हालत में या सूरत में नहीं। तो किसी भी सूरत में नहीं था अक्यूज्ड अलाउड, उसको इजाज़त नहीं थी कंट्री को छोड़ने की। शुरू में आ गई ना एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब है तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और एडवर्ब के बाद में रखना है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वॉज, और अगर एक से ज़्यादा हो तो आपको सिर्फ पहली वाली को ही उठाना है, ठीक है। 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो दूसरी को छोड़ दो, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब जो मेन है उसको आप उठा के आगे लाएंगे। हार्डली द इकॉनमी हैज़ ग्रोन, ना के बराबर ही इकॉनमी ग्रो की है। हार्डली शुरू में है, हैज़ को उठाएंगे, हार्डली के बाद में ऐसे रखेंगे। मामला क्लियर है? चलो लास्ट सेंटेंस एज होमवर्क आपको दे रहे हैं, कोशिश करेंगे सभी बच्चे इसको सही करने की। नॉट ओनली बट ऑल्सो और नेगेटिव एडवर्ब इन्वर्जन दोनों को मैंने मिक्स करके क्वेश्चन आपको दिया है, कमेंट्स में डालना सही करके। इतना देख लिया है, इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो जरूर से इसको अटेम्प्ट देना, सही ही होना चाहिए सभी का। कमेंट में डालो सही है गलत है, आपको वहीं पे बताएंगे। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में सीखना है तो आधे घंटे की इस पर अलग से वीडियो हो चुकी है, सर्च करें इस वीडियो को यूट्यूब पे, आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आधे घंटे में डिटेल में आप सीख सकते हैं। चलिए कह रहा है जी ये फर्स्ट तो आपका पैराग्राफ गया हो, अब आ जाओ सेकंड पे। कह रहा है द गाइडलाइंस मस्ट इंश्योर दैट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर परमिटेड टू सीज और सर्च डिवाइसेज विदाउट अ प्रायर जुडिशियल वारंट। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो गाइडलाइंस आएंगी बनेंगी उनको इंश्योर करना होगा, इस चीज़ को पक्का करना होगा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कौन होती हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज? जो कंपनीज देश में कानून को लागू करती हैं, जैसे कि पुलिस,
ईडी है, सीबीआई है, ये सारी एजेंसी जो हैं ये परमिटेड ना हो, इनको इजाज़त ना मिले खुलेआम। और किस चीज़ की भाई, कि ये सीज कर सके, जब्त कर सकें और खंगाल सकें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिना एक कोर्ट के ऑर्डर के, जुडिशियल वारंट के। और ये सारा काम ये गाइडलाइंस कैसे करेंगी? क्लियरली लेइंग आउट द इंफॉर्मेशन दैट द एजेंसी एक्सपेक्ट्स टू फाइंड। ये सारा काम जो ये पुलिस वाले करेंगे सीज और वायलेट करने का, साफ साफ तौर पे लेआउट करते हुए, इस्टेब्लिश करते हुए, बताते हुए उस इंफॉर्मेशन को जो ये एजेंसी चाहती है, एक्सपेक्ट करती है कि ये ढूंढना चाहती है। तो पहले एजेंसी कोर्ट पे जाएगी, कोर्ट को बोलेगी कि फलां आदमी जो उस घर में रहता है, हमें शक है कि उसके मोबाइल फ़ोन में ये इन्फॉर्मेशन है। कोर्ट बोलेगी अच्छा, एक वारंट ले लो, जाके उसका फ़ोन निकालो। तो पूरा पहले बताएगी और फिर वारंट लेकर के ही आपका फ़ोन लेगी और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन चेक करेगी। तो बजाय किसके होगा ये सारा काम? ये सारा काम होगा जी रादर देन ऑथोराइजिंग एन अनलिमिटेड फिशिंग एक्सपेडिशन, बजाय रादर देन ऑथोराइज करने के एक ऐसे फिशिंग एक्सपेडिशन को, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, एक्सपेडिशन मतलब अभियान, जो अनऑथोराइज होगा, जो अनलिमिटेड होगा। तो कोई अनलिमिटेड मछली पकड़ने का काम नहीं है। इस आदमी के टैक्स की चोरी को पकड़ना है, चलो ये भी देख लेते हैं ये आदमी किस किस से मिलता था, किस पार्टी को चंदा देता था, है ना। इतना अंदर घुसने की आपको ताकत नहीं होगी। जो काम आपको करना है बस वही आपको फ़ोन में चेक करना है। गाइडलाइंस की वर्ब है मस्ट इंश्योर, एजेंसीज की वर्ब है आर परमिटेड। सीज करना, कब्जे में लेना, लेआउट करना, इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को साफ शब्दों में कागज़ पे लिख करके फ्रेम करके बताना। एजेंसी की वर्ब है एक्सपेक्ट्स। एक्सपेडिशन का मतलब होता है एक ऐसा अभियान, एक कैंपेन जिसका कुछ मिशन हो। रादर देन का मतलब होता है बजाय। याद रखें, रादर देन जो है ना, वो अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को प्रेफर करता है या फिर किसी नाउन को। लेकिन अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसके बाद लगानी हो तो फिर रादर देन का जो सिनोनिम है वो लगाते हैं इंस्टेड ऑफ। क्लियर है मामला? भाई यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करना है, लेइंग आउट को और ऑथराइजिंग को। लेइंग आउट को और ऑथराइजिंग को, तो लेइंग आउट आप लिख चुके हैं तो यहाँ ऑथराइजिंग तो आपको लिखना ही पड़ेगा, दोनों चीज़ें तभी कंपेयर होंगी। तो फिर रादर देन का इस्तेमाल मत करो, फिर आप इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करो। दोनों पैरेलल भी रहेंगी वर्ब्स और सही जो है प्रेपोजिशन भी आप यूज़ कर पाएंगे। याद रखना इस चीज़ को। कह रहे जर्नलिस्ट मस्ट नॉट बी फोर्स्ड टू इंक्रिमिनेट देमसेल्व्स और देयर सोर्सेज बाय बीइंग कंपेल्ड टू प्रोवाइड पासकोड्स और बायोमेट्रिक डेटा। जर्नलिस्ट जो हैं वो फोर्स नहीं किए जाने चाहिए, उनको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो इंक्रिमिनेट करें, अपने आप को ही अपराधी सिद्ध करें और या फिर अपने सोर्सेज को अपराधी सिद्ध करें। और कैसे? कंपेल होकर के, मजबूर होकर के प्रोवाइड करने को अपने फ़ोन का पासकोड या अपना बायोमेट्रिक डेटा। भाई आपसे आपका फ़ोन लिया जर्नलिस्ट, तो आपका अंगूठा लगवाया, आपके फ़ोन से ही कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और उसी के ऊपर आप पे केस चला दिया। तो भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी आदमी खुद को इंक्रिमिनेट नहीं कर सकता, ना आप उसको मजबूर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लानी है कहीं और से लाओ, उसके पास से नहीं निकलवाओगे। तो मार पीट करके किसी को इंक्रिमिनेट करना संविधान के खिलाफ है, यहाँ भी आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं। जर्नलिस्ट की वर्ब है मस्ट नॉट बी फोर्स्ड, पैसिव वॉइस में। इंक्रिमिनेट करना, अपराधी सिद्ध करना। बायोमेट्रिक डेटा मतलब आपका अंगूठा, रेटिना, है ना, जिससे आपका फ़ोन खुलता है। Correct the guidelines must include protocols to safeguard the devices and the data to ensure that it is not leaked or tampered with or passed on to third parties. करेक्ट गाइडलाइंस को, इस चीज़ को भी इंश्योर करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा ऐसे नियमों को, प्रोटोकॉल्स को, कि वो सेफ गार्ड करें, सुरक्षित करें आपके डिवाइसेस को और आपके डेटा को। और क्यों? ताकि इंश्योर कर सके इस चीज़ को कि आपका डिवाइस, आपका डेटा लीक ना हो या फिर टेम्पर्ड विद ना हो। आपका डेटा पुलिस देखेगी जिस काम के लिए चाहिए, लेकिन आगे जो उससे छेड़छाड़ नहीं करेगी, आगे किसी और को नहीं देगी या फिर किसी को पास ऑन नहीं करेगी, हैंड ओवर नहीं करेगी थर्ड पार्टियों को। और इस चीज़ को भी देखना होगा दैट डेटा रिलेवेंट टू एन इन्वेस्टिगेशन इज डिलीटेड इन अ टाइमली मैनर। वो सारा डेटा जो पुलिस की जांच के लिए इररिलेवेंट है, उसकी जांच के लिए सही नहीं है, उससे संबंधित नहीं है, वो डिलीट कर देगी पुलिस बाद में टाइमली मैनर में, वक्त रहते। गाइडलाइंस की वर्ब है मस्ट इंक्लूड। इट की वर्ब है इज़ नॉट लीक्ड। दूसरी वर्ब है इज़ नॉट टेम्पर्ड विद। टेम्पर विद करना, प्ले विद करना, फिडल विद करना, किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना। पास ऑन करना, किसी चीज़ को आगे भेज देना। ठीक है। डेटा की वर्ब है इज़ डिलीटेड। डेटा एक प्लूरल नाउन है, टेक्निकली वर्ब होनी चाहिए आर, है ना। डेटम डेटा, पोडियम पोडिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया। इररिलेवेंट का मतलब होता है जो संबंधित या रिलेटेड ना हो। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस
allow for the cloning of a device, thus allowing journalists to continue their work and not depriving them of their own data for an specified period. कह रहा है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो हैं, तकनीकी जो नई नई इंटरवेंशंस हैं यानी नई नई खोजें हैं, वो अलाउ फॉर करती हैं, इस चीज़ को इंतजाम करती हैं, इस चीज़ की फैसिलिटी आपको देती हैं कि डिवाइस को आप क्लोन कर सकें, उसका एक कॉपी कर सकें, और इस प्रकार से आप अलाउ करें जर्नलिस्ट को कि वो जारी रखे अपने काम को, कंटिन्यू करें अपने वर्क को, और उसको आप डिप्राइव नहीं करें, उसको वंचित नहीं करें अपने खुद के डेटा से अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ऐसे पीरियड के लिए जिसका उसको पता भी नहीं। भाई उसका आईफोन लेके चले गए आप, आईफोन से ही वो वीडियो बनाता था, आईफोन अब आप दे नहीं रहे हो, आप बोलो जांच चल रही है, तो इससे अच्छा अपना एक 5,000 रुपये का फ़ोन रखो, पुलिस वालों के पास होना चाहिए, उस फ़ोन में आईफोन को कॉपी करो और उसका आईफोन उसको वापस दे दो। जो केस चलाना है फिर आप कॉपी वाले क्लोन पे चलाते रहो देख करके, वो आदमी तो अपना काम करता रहे ना, अपना रोजगार चलाता रहे आगे। इंटरवेंशंस की वर्ब है अलाउ फॉर, क्लोन करना, कॉपी करना, डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ से वंचित करना, दूर करना। ऑफ लगेगा और डबल एफ नहीं लगेगा, याद रखेंगे, सिंगल एफ आता है डिप्राइव के बाद। कह रहा है सिमिलरली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिवाइस एट द टाइम ऑफ सीजर टू इंश्योर दैट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल इज़ नॉट प्लांटेड ऑन इट। कह रहा है इसी प्रकार से ये भी ज़रूरी है कि आप क्रिएट करें एक रिकॉर्ड को डिवाइस के, सीजर के वक्त, उसको कब्जे लेने के वक्त एक एंट्री डालें किसी रजिस्टर में, ताकि इंश्योर कर सकें कि कोई भी उसको अपराधी बनाने वाला मटेरियल जो है धोखे से नहीं डाल दिया जाता है, प्लांट नहीं कर दिया जाता है उस डिवाइस पे। प्लांट करना यानी किसी गलत चीज़ को धोखे से किसी दूसरे के सामान में रखना। आपके घर में मैंने कोई जिंदा कारतूस रख दिया है ना, कोई वेपन रख दिया और पुलिस को बोल दिया, तो पुलिस वाले ने आपका जो वेपन है मेरा वेपन था आपका समझ के आपको पकड़ लिया। तो इसी तरीके से आपके फ़ोन में भी कुछ पुलिस वाला डाउनलोड कर सकता है। तो एक एंट्री बने रजिस्टर में, क्या क्या जब्त किया है, क्या क्या डेटा है, ताकि बाद में कोई चीज़ पुलिस वाला ना डाल दे उसमें। और ये कब होता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, आगे की कार्रवाई के वक्त होता है ना, इसलिए आपका ये रिकॉर्ड भी होना चाहिए। मटीरियल की वर्ब इज़ नॉट प्लांटेड, प्लांट वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को धोखाधड़ी करके दूसरे की जगह पे रखना, है ना। कह रहा द कोर्ट इन इट्स डायरेक्टिव टू द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडिकेटेड द नीड फॉर अ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव में, अपने आदेश में जो सॉलिसिटर जनरल को दिया है एडिशनल वाले को, कह रहा ये इंडिकेट किया कि एक नीड है, ज़रूरत है बैलेंस करने की इंटरेस्ट को, दोनों तरफ की पार्टियों के इंटरेस्ट को संतुलित करने की। सरकार का इंटरेस्ट ये है कि गलत आदमी का फ़ोन देखें और पता करें क्या गलती वो कर रहा है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारा निजता का अधिकार उल्लंघन ना हो, सिर्फ हमारे गलत काम पकड़े जाएं, हमारे निजी ज़िंदगियों के अंदर सरकार जो है नाक नहीं घुसाए। तो कोर्ट ने यही बोला कुछ ऐसा बनाओ जिससे इंटरेस्ट दोनों के बैलेंस हो सके। ठीक है, कोर्ट की वो है इंडिकेटेड। कह रहा दस द गाइडलाइंस मस्ट बी ड्राफ्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड इन्वॉल्व पब्लिक कंसल्टेशन। कह रहा इस प्रकार से इन गाइडलाइंस को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में, मस्ट बी ड्राफ्टेड, है ना, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन्वॉल्व करना चाहिए पब्लिक कंसल्टेशन को, लोगों की भागीदारी को, लोगों से बातचीत को, सबसे बात करके इस गाइडलाइन को आप बनाएं। ट्रांसपेरेंट मैनर मतलब पारदर्शी तरीके से गाइडलाइंस बने, सबके सामने बने। द कोर्ट रिफर्ड टू द फैक्ट दैट प्राइवेसी इटसेल्फ हैज़ बीन हेल्ड टू बी ए फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने भी रिफर किया है इस फैक्ट की तरफ, कोर्ट ने भी इशारा किया है इस फैक्ट की तरफ कि जो हमारी निजता है वो भी हेल्ड की गई है, वो भी बनाई गई है, रखी गई है, एक फंडामेंटल राइट, एक मूलभूत अधिकार। कह रहा है और कैसे किया है सारा काम कोर्ट ने, ये सारा इशारा कैसे किया है? इंडिकेटिंग दैट दिस इज एन इशू इन्वॉल्विंग ऑल सिटीजन्स हुज प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइव्स आर इंक्रीजिंगली कंटेन्ड इन अ वल्नरेबल हैंड हेल्ड डिवाइस। ये सारा कोर्ट ने किया इंडिकेट करते हुए इस चीज़ को कि ये एक ऐसा इशू है जो इन्वॉल्व करता है हर एक सिटीजन को, जिसकी निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, लगातार इंक्रीज होते हुए तौर पे, बढ़ते हुए तौर पे कंटेन हो गई है, अंदर समा गई है एक बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वल्नरेबल, हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइस में। समझ पाए? किसी का फ़ोन मिल जाए तो उस आदमी के बारे में आप इतना कुछ बता सकते हैं जो उसको खुद को नहीं पता होगा, वो फ़ोन में क्या क्या करता है सारा दिन, उसकी हिस्ट्रीज देख करके, उसकी वॉच हिस्ट्री, उसके ऐप्स को और ऐप के कंजम्पशन को। कोर्ट ने भी ये बोला कि प्राइवेसी जो है वो निजता का अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, और ये कोर्ट ने इंडिकेट कर दिया कि ये इशू बड़ा संगीन है,
क्योंकि हर आदमी का जीवन जो है उसके मोबाइल के अंदर कैद है, लगातार बढ़ते हुए तौर पे वो ज़िंदगी जो है मोबाइल में रिकॉर्ड होती जा रही है। कोड की वर्ब है रिफ़र टू, रिफ़र करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इसको पॉइंट टू करना भी बोलते हैं, इसको हिंट ऐड करना भी बोलते हैं, और इसको इंसिन्यूएट करना भी बोलते हैं। फ़र्क ये है, रिफ़र टू पॉइंट टू ऐसे ही चलेंगे, हिंट के बाद में ऐड प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और इंसिन्यूएट के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। याद रखना पड़ेगा, बार बार जब ये रीडिंग में आएंगे तो ऐसे ही देखोगे इस फॉर्म में। नोट्स बना लो इनके, ठीक है। चारों वर्ड्स जो है सिनोनिम है। चलिए, प्रीवियसली की वर्ब है हैज़ बीन हेल्ड, इटसेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, आज करवाएंगे नहीं आपको, क्लास लंबी हो जाएगी। दिस की वर्ब है इज़, लाइव्स की वर्ब है आर, कंटेंट, कंटेन का मतलब होता है कैद होना, है ना, अंदर रखा हुआ होना। हमारी ज़िंदगी कैद है हमारे हैंड हेल्ड डिवाइस में, हाथ में पकड़े जाने वाले फ़ोन में। और फ़ोन बड़ा वल्नरेबल है, कोई भी अंगूठा लगा करके इस फ़ोन को खोल सकता है, हमारा अंगूठा लगवा के। कह रहा है बियॉन्ड दीज गाइडलाइंस फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स देर इज़ अ नीड टू अपडेट द लॉज अलाउइंग सर्च एंड सीजर बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। करेंट गाइडलाइंस के बियॉन्ड, इनके भी आगे, इनके पार, जो सिर्फ मीडिया वालों के लिए होंगी, जर्नलिस्ट के लिए होंगी। कह रहे एक नीड और भी है, ज़रूरत और भी है कि हम अपडेट करें उन सभी लॉज को, कानूनों को, जो सर्च और सीजर को अलाउ करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। और अपडेट क्यों करें? कि टू टेक दीज न्यू डिजिटल रियलिटीज़ इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट करने के लिए, कंसीडरेशन में लेने के लिए, कैलकुलेशन में लेने के लिए सभी इन नई डिजिटल रियलिटीज़ को। भाई हमारा भी तो मोबाइल ऐसे कोई ना खोल सके ना, हमारा लैपटॉप कोई क्यों लेकर के जाएगा अगर हम मीडिया वाले नहीं भी हैं। तो ये सारे कानून जो हैं हमारे लिए, यानी नॉन मीडिया पर्सन्स के लिए भी अपडेट होने चाहिए। चलिए, नीड की वर्ब है ऑफ कोर्स इज़, है ना, देर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब के बाद, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। रैप अप करेंगे क्लास को यहीं पे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, अब अपने क्विज़ को करना है सॉल्व। जो अभी सीखा है सारा का सारा इस क्विज़ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, करंट स्टेट ऑफ लॉज क्या है? करंट जो कानून है उनकी अवस्था क्या है, स्टेट क्या है, सर्च और सीजर को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के भारत में एजेंसीज के द्वारा। तो करंट कानून क्या कहता है? कानून बड़ा रिगरस है, बड़ा सख्त है, और एक कोर्ट के वारंट को ज़रूरी बनाता है सर्च करने से पहले। कानून बड़ा सख्त है किसी भी राज्य की पुलिस के लिए, लेकिन बड़ा लीनियंट है, बड़ा उदारवादी है सेंट्रल एजेंसीज के लिए, सेंट्रल काउंटर पार्ट्स के लिए। तो सीबीआई आएगी तो उसको जो मर्जी करने की इजाज़त देता है, लेकिन पुलिस करना चाहेगी स्टेट की तो उसके लिए बड़ा सख्त है। या फिर कानून सख्त है स्टेट के लिए और सेंटर की एजेंसीज के लिए, और स्टेट के काउंटर पार्ट्स के लिए बड़ा लीनियंट है, बड़ा, समझ गए ना, ईजी है। या फिर कानून लीनियंट है, बहुत ईजी है सभी के लिए, और बड़ी ही बेलगाम ताकतें देता है सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि वो कोई भी ऐसा काम कर सकें। चारों मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, खुद से कोशिश करेंगे आप, आंसर को निकालेंगे सही वाले को, और मेरे ख्याल से बहुत ईजी अब, है ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाला है, वहाँ से आप मैच करना। सेकंड में पूछ रहा है जी, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक रिपरकशन नहीं है, एक बैड कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बुरा नतीजा नहीं है इन बेलगाम ताकतों का जो पुलिस के पास है। तो कई बुरे नतीजे हैं, जो इनमें से नहीं है वो आपका आंसर बनेगा। चारों पढ़ेंगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से आंसर को मार्क करें और फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करें। वीडियो के बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट चेक करना। अब आ जाओ मैच द कॉलम पे। अनफेटेड को मैच करना पड़ेगा आपको इस कॉलम में किसी से। सस्टेनेंस का मीनिंग मान लो कैंपेन होता है। डिप्राइव को अगर आप जोड़ने चाहें इंक्रिमिनेट से, वायलेट को जोड़ना चाहें लाइवलीहुड से। तो मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, आपस में दोनों को मैच करवा के, ये 5 क्वेश्चन हैं, कितने, 6, 6 के आंसर मैंने डाल दिए हैं। आप भी चेक करो आपके कितने सही बैठ रहे हैं। सारे वर्ड्स आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। लास्ट में मिलेंगे 4 क्वेश्चंस, दोनों चारों के चारों जो हैं एरर्स के हैं। जहां जहां एरर्स आपको मिल सकती है वहां मैं हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के वजह से या इसके आसपास। एक और एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास या इसकी वजह से। एक और एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और चौथी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। ढूंढो चारों एरर्स को और बताया करो आउट ऑफ 12 आपको कितने मार्क्स मिले, कमेंट सेक्शन में डालना।
कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी डाल सकते हैं, ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ किसी का डाउट हो तो कमेंट्स में सॉल्व किया जाए। मुलाकात कर लेंगे आपसे, अंटिल देन कल करने वाले हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्लास नंबर 4, है ना।